हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं एचएसएमसी या फिर मैं कहूँ रूरल डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 4 का। और इस यूनिट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर। इस यूनिट के अंदर हम पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में देखने वाले हैं कि ह्यूमन किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा हम सबसे पहले अगर कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में भी वही चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी एचआरडी की डायमेंशंस। जो हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसके भी कुछ डायमेंशंस हैं, 4 डायमेंशंस हैं इन टोटल। फिर उसके बाद आती है हमारी एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़ कि हमें बेसिक जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। फिर उसके बाद आती है पॉपुलेशन कंपोजिशन। फिर उसके बाद आती है जी आपकी पॉपुलेशन पिरामिड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। तो दोस्तों ये है हमारी यूनिट नंबर 4 के कंटेंट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो यूनिट नंबर 4 है ये हमारी स्टार्ट होती, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी इसकी जो है एक शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन आप लिख सकते हो। इसके बारे में अगर हम पढ़े तो इट इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक मेजर फंक्शन जो इसका है वो रिसोर्स मैनेजमेंट का है, ह्यूमन के रिसोर्स मैनेजमेंट का। मतलब कि कौन सा ह्यूमन कितना काम करेगा, कौन सा मतलब जेंडर करेगा, ये वाली जो चीज़ें हैं सारा का सारा मैनेजमेंट पार्ट जो होता है वो इसके अंदर आता है। इसके अंदर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसकी मदद से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, किसी को कोई भी भेदभाव ना हो। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर एक एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन मतलब कि जैसे के अंदर आपने भी देखा होगा कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप आईटी में हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से आप बीटेक कर रहे हो तो जब आपकी कंपनीज आती हैं आपको लेने के लिए तो एचआरसी आते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वाले ही आते हैं। जो उस कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं वही आते हैं आपको एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए, अपनी जॉब के लिए। आपकी वो स्किल के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को देखना एचआर का काम होता है। अगर किसी ह्यूमन को कोई दिक्कत भी आ रही है कंपनी के अंदर तो वो भी कौन रिजॉल्व आउट करता है, वो भी एचआर ही रिजॉल्व आउट करते हैं। इंडिया के अंदर दोनों की जैसे अर्बन एरियाज़ होते हैं और जो रूरल एरियाज़ होते हैं, इन दोनों की जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हम खाली रूरल पे ही फोकस करेंगे तो रूरल को अर्बन बनाने में बहुत टाइम लगेगा और फिर अर्बन को सिटीज़ बनाने में, डेवलप्ड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इंडिया के अंदर क्या है कि इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर बिल्कुल इक्वली वो करना ज़रूरी है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जिससे हम इजीली मैनेज कर पाते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है ह्यूमंस की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। नीड देख लेते हैं तो नीड में सबसे पहले आता है एचआरडी इज ब्रॉडली डिफाइनिंग एज इंक्रीजिंग पीपल्स अवेयरनेस एंड स्किल्स। जो एचआरडी है वो ब्रॉडली आप डिफाइन कर सकते हो कि वो इंक्रीज कर रहा है लोगों की अवेयरनेस को और स्किल्स को। क्योंकि जैसे कि हमें पता होगा कि अगर हमें शॉर्टलिस्ट होने के लिए ये वाली चीज़ आनी ज़रूरी है तो और हमने वो वाली चीज़ पढ़ ली तो हमारा शॉर्टलिस्ट होना पक्का हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि लोगों की जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाएगी और लोगों की जो स्किल्स हैं वो भी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले करता है इंडिविजुअल्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए। इंडिविजुअल्स के लिए कैसे, अब मान के चलिए कि एक अकेला पर्सन है, वो अपनी घर गृहस्थी में है और उसको जीने के लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये जो डेवलपमेंट है इसकी मदद से वो अर्निंग कर सकता है, अपनी स्किल्स के अंदर, अपने फ्यूचर के अंदर ग्रोथ कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई सारे जो रूरल लोग हैं वो लैक करते हैं मार्केटेबल स्किल्स की और कई बार अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अर्निंग की। क्योंकि जैसे कि हमें पता होता है कि हर एक इंसान हर एक चीज़ में खूबी नहीं रख सकता। कोई इंसान डेवलपमेंट में अच्छा होगा, कोई इंसान कंस्ट्रक्शन में अच्छा होगा, कोई इंसान सेल्स मार्केटिंग में अच्छा होगा, कोई किसी इंसान की क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत, और उतनी ही सारी स्किल्स हैं। तो वैसे ही रूरल जो गरीब लोग होते हैं जिस टाइप की उन्हें डिमांड होती है, क्योंकि अब गरीब इंसान जो होता है उसके पास इतने महंगे महंगे डिवाइसेस तो नहीं होते हैं कि वो उनको परचेज करे एंड अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको इंक्रीज़ करे, स्किल्स को इंक्रीज़ करे ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल थिंग्स। लेकिन हाँ, जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को पेंटिंग में दिखा सकते हैं, पेंट करते हैं, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ये वाली जो स्किल्स होती हैं और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कमाने की, ये कई बार लोग जो होते हैं वो मिस कर जाते हैं, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ है कि एचआरडी जो होता है वो इम्प्रूव करता है सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स को फैमिलीज के लिए वाइड स्केल पर, जिससे कि पूरा का पूरा विलेज जो है ना वो अवेयर हो जाए और स्किल्स जो है वो लेनी स्टार्ट कर दे। और जितनी ज़्यादा स्किल्स एक इंसान ले लेगा उतना ज़्यादा ही उसकी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर men and women who do not have high levels of formal education and are operating micro enterprises to support their families। अब इसके अंदर क्या है, ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मेन और वुमेन दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमें दोनों की ही ज़रूरत होती है, दोनों जेंडर्स की ज़रूरत है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हायर लेवल्स की जिन लोगों ने एजुकेशन नहीं ली है वो लोग भी इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं, या फिर जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, वो लोग भी इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं और अपना जो है एक करियर ग्रोथ कर सकते हैं। की एलिमेंट्स देख लेते हैं एचआरडी के। तो इसके अंदर ये वाला जो डायग्राम है आपको बना के आना है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आता है तो ये आपको बना लेना है। इसके अंदर एचआरडी सिस्टम के सबसे पहले 4 इन्होंने यहाँ पे पिलर्स बना रखे हैं, 4 स्क्वायर्स बना रखे हैं। इसके अंदर क्या है, वर्क इटसेल्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपका काम है आप उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो। वर्क आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की वर्क क्वालिटी जो है, वर्क आउटपुट की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ओपन सिस्टम, क्या क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस मिलते हैं या फिर स्ट्रक्चर क्या है, ये वाली चीज़ें हैं। द इंडिविजुअल ग्रोइंग थ्रू रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर एक इंडिविजुअल है, तो किस तरीके से आपको रोल्स और रिलेशनशिप्स के अंदर मेंटेनेंस बना के चलनी है, मेंटेन करनी है दोनों चीज़ों को। और इसके अंदर भी फर्दर 4 पार्ट है, जैसे कि डायरेक्ट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड मीनिंगफुल अप्रेजल्स मिलना, फीडबैक मिलना, वर्क गोल्स का पता होना, फ्यूअर कंट्रोल्स मतलब थोड़ा सा कंट्रोल अपना दूसरे को देना सो दैट वो आपको गाइड कर सके, जॉब फ्रीडम होना, और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग जो होती है उसके अंदर भी आपका इन्वॉल्वमेंट होना। फिर उसके बाद हम अगर इंडिविजुअल ग्रोइंग के अंदर देख ले तो रोल क्लियरिटी, आपका रोल है वो क्लियर होना चाहिए, रिलेशनशिप जो होनी चाहिए वो ग्रुप में होनी चाहिए, वर्क ग्रुप उसके अंदर होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लर्न करने की, इसलिए कई सारी कंपनीज आपको कोर्सेज भी देती हैं, उल्टा ट्रेनर भी बुलवाती हैं आपके लिए। ठीक है, इंडिविजुअल की आपकी अकेली खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपको लाइफ गोल्स पता होना चाहिए और उससे ही रिलेटेड आपको आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं है आपका गोल ए है और आप काम कर रहे हो बी का। ओके, मीनिंगफुल सपोर्ट होना चाहिए सुपरवाइजर का। फिर उसके बाद वर्क आउटपुट की बात करें तो एनलार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आप जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालोगे उतना ही ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, उतने ज़्यादा आप जिम्मेदार बनोगे। इंटर ग्रुप कोलैबोरेशंस, जो आपके कोलैबोरेशंस हैं, आपकी एक टीम, आपका एक ग्रुप बना हुआ है, एक दूसरा ग्रुप है, आप दोनों कोलैबोरेट करो सो दैट कि आपका आउटकम जो है वो और ज़्यादा है। रिवॉर्ड फॉर क्वालिटी, जो अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हो तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिले। गोल अटेनमेंट, जो गोल है वो आप अचीव कर पाओ ईजिली। फिर उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो क्लाइमेट फॉर क्रिएटिविटी, जो क्लाइमेट होना चाहिए ना एनवायरनमेंट का, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो आप ग्रोथ भी अच्छी नहीं कर पाओगे, और अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। 2 वे कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, मतलब कि आपकी तरफ से भी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, तो दोनों की जो नॉलेज है वो शेयर होगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एबिलिटी टू चेंज, जो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए चेंज होने की, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। सिस्टम्स पर्सपेक्टिव, मतलब कि जो लोगों का पर्सपेक्टिव है उसका आपको या तो ज़्यादा फर्क ना पड़े, और पड़ भी रहा है तो पॉजिटिव वे में पड़े, नेगेटिव वे में ना पड़े। रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, मतलब सबके लिए आपको रेस्पेक्ट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इंडिविजुअल या फिर सुपरवाइजरी में, किसी में भी आपको कोई भी चीज़ में रेस्पेक्ट की कमी नहीं करनी है। तो दोस्तों ये था आपका एचआरडी सिस्टम, और इसका ये छोटा सा आपको एक तरीके से आप फ्लो चार्ट कह सकते हो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है लिपिट। लिपिट कौन था? लिपिट जो था उन्होंने ये वाला मॉडल बनाया था जो आपने ऊपर अभी अभी देखा है मॉडल, वो लिपिट जी ने बनाया था। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। द वर्क इटसेल्फ विच जनरेट्स अ हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कफोर्स, ये वो वाला काम करना आपको है जिससे आप खुद ही एक हायर डिग्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सको, या फिर मैं कहूँ कि आप हायर डिग्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सक्षम हो आप संभाल सको। क्योंकि अगर आप अपने मनपसंद का काम कर रहे हो तो फिर आपको एक प्रिविलेज मिल जाती है, आपके अंदर से ही आता है, अरे नहीं यार मैं बस 10 प्रोजेक्ट करूँगा, नहीं 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 ये मेरा फेवरेट काम है, इसका तो मैं 15 प्रोजेक्ट्स कर दूंगा, है ना।
तो क्या होता है कि आपको एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ बिलीव आता है कि हाँ यार, आई कैन बी अ बेटर पर्सन, ठीक है। द इंडिविजुअल हु ग्रोज पर्सनली एंड प्रोफेशनली, इसके अंदर क्या है कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से ही ग्रो अप करता है, क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन टू वे होगा, क्योंकि हम एक बार देख लेते हैं आप इंडिविजुअली कैसे करेगा। अगर हम फर्स्ट ब्लॉक से ही स्टार्ट करें तो इसके अंदर आपको जब फीडबैक मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मेरे अंदर ये कमियां है, इनके ऊपर मेरे को काम करना है। इंग्लिश वीक है, अच्छा इंग्लिश बेटर करनी है। अच्छा मेरी यहाँ पे, अच्छा ये वाली कोडिंग वीक हो रही है, ये वाली कोडिंग बेटर करनी है। अच्छा यार, मैंने सीमेंट ज़्यादा गीला कर दिया था, अच्छा नहीं करना था नेक्स्ट टाइम। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं आपको प्रोफेशनली भी हेल्प करेंगी एज वेल एज पर्सनली भी हेल्प करेंगी। फिर उसके बाद आप टू वे कम्युनिकेशन करने वाले हो, जो हमने लास्ट वाले जो ब्लॉक में पढ़ा था, टू वे कम्युनिकेशन होगा। अगर आपका टू वे कम्युनिकेशन होगा तो आप आइडियाज़ को बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हो, आप आइडियाज़ को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो, ले सकते हो दूसरे के आइडियाज़ को, इंप्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रेस्पेक्ट की, तो रेस्पेक्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपके पर्सनालिटी के अंदर 4 चांद लगा देती है रेस्पेक्ट। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो तो वो भी आपको बदले में रेस्पेक्ट मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है द आउटपुट ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो वर्क आउटपुट मिलता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी का, मतलब कि जैसी आपकी क्वालिटी और अच्छी होती जा रही है काम में, तो आपको भी जो उसका आउटपुट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर कंपनी ट्रस्ट करने लगेगी। और जब आपके ऊपर कंपनी ट्रस्ट करने लगती है तो आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने लगती है, और आपको भी एक फीलिंग आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि इसके अंदर ट्रस्ट भी आता है। तो आपके ऊपर एक तरीके से अगर किसी को ट्रस्ट हो जाए एंड आप रिस्पॉन्सिबल होते हो चीज़ों के लिए, कोई भी टास्क है, मैनेजर है उसके पास 10 बंदे हैं लेकिन 10 में से उन्होंने आपको चुना, तो आप समझ रहे हो आप कितने प्रिविलेज्ड हो, आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, कंपनी कितना ट्रस्ट करती है। तो क्या होता है यहाँ पे भी वो वाली फीलिंग जो है इन लोगों को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प आउट करती है। Organizational functions and structures built in an open system concern for both individual and organizational department। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस जो होते हैं या फिर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक ओपन सिस्टम के अंदर, ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि सबको विजिबल है, ये नहीं है कि कुछ हिडन है, ठीक है। मैं आपके साथ कुछ और बिहेव कर रहा हूँ, किसी और के साथ कुछ और बिहेव कर रहा हूँ, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो और एक मैनेजर अगर एक एम्प्लॉय को फटकार लगा रहा है तो दूसरे एम्प्लॉयज को भी फटकार लगेगी, या फिर अगर एक एम्प्लॉय के लिए वो बायस्ड है तो बाकी के एम्प्लॉयज के लिए भी उसे बायस्ड होना चाहिए। ये थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है ना। चलिए, thus the components of elements of HRD are individual growth, the organizational development and the work output। ये जो कंपोनेंट्स हैं एक तरीके से या फिर एलिमेंट्स कह सकते हैं हम HRD के, वो ये हैं कि आपको इंडिविजुअल ग्रोथ करनी है, एक इंडिविजुअल ग्रोथ करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करना और एक वर्क आउटपुट देना। ये आपको एक तरीके से 3 कंपोनेंट्स आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ होती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपको फीडबैक मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है, टू वे कम्युनिकेशन होता है ना। अब आप सबसे बड़ी बात क्या होती है इंसान के अंदर, एक पर्सनालिटी अगर आपकी डेवलप हो रही है तो आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर पा रहे हो, आप दूसरे के आइडियाज़ को कंज्यूम कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना। आप कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होना, तो ये एक इंडिविजुअल की ग्रोथ है, पर्सनली बता रहा हूँ। और अब अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ एक फाइनेंशियली, तो अगर आप मान के चलो आपने एक कंपनी में काम किया 2 साल, आपको एक एक्सपीरियंस तो आ गया कुछ प्रोजेक्ट्स करने का, आप दूसरी कंपनी में गए, आपने उस दूसरी कंपनी में जा करके आप हायर पैकेज पे लगोगे, सेम पैकेज पे तो नहीं लगोगे, हायर पैकेज पे लगोगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। वैसे यहाँ पे होता है, अगर आपने मजदूरों को देखा हो, पहले वो बेलदारी करते हैं, पहले वो किसी मिस्त्री के नीचे काम करते हैं, ठीक है, पहले वो मसाला बनाना सीखते हैं, सीमेंट वगैरह बनाना सीखते हैं, ईंटों को कैसे लगाना है ये सीखते हैं, कैसे नापना है ये सीखते हैं, है ना, किस तरीके से प्लास्टर किया जाता है वो सीखा जाता है। पहले वो बहुत छोटे से काम करते हैं, 500 रुपये पर डे पे काम करते हैं वो लोग, लेकिन फिर उसके बाद जब वो एक तरीके से उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ यार अब मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा बेलदारी कर लिया है, अब टाइम आ गया है मिस्त्री बनने का, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद के प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं, ठीक है।
अरे लाला जी मैं बना दूंगा, अरे अरे मैं बना दूंगा, है ना। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो बेलदारी कर रहा था पिछले साल, वो इस साल मिस्त्री पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे ग्रोथ कर चुका है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, उसे इतनी नॉलेज हो गई है कि हाँ अगर बाई चांस कोई उसके ऊपर हायर अथॉरिटी नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई बिल्डर नहीं है, तो वो खुद प्लास्टर भी कर सकता है, मसाला भी बना सकता है, ईंटें भी लगा सकता है, नाप भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसे कि हमारे मिस्त्री साहब हुए, मिस्त्री साहब के साथ 10 बेलदार लगे हुए हैं, तो 10 बेलदार जो काम कर रहे हैं उससे अल्टीमेटली प्रॉफिट तो खाली मिस्त्री को ही हो रहा है ना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मान के चलो आप मिस्त्री के अंडर 10 बेलदार काम कर रहे हैं, 10 बेलदारों के 500 के हिसाब से 5,000 रुपये बैठे, लेकिन मिस्त्री जो है वो पर डे के 6,000 रुपये ले रहा है, या 7,000 रुपये ले रहा है, या 8,000 रुपये ले रहा है, या जैसे भी ले रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो भी होती है वो भी एम्प्लॉयज़ के हाथ में ही होती है। फिर उसके बाद वर्क आउटपुट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने अगर कोई भी ठेका लिया या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो आप, तो उसका आप कितने टाइम में अंदर कर रहे हो, कितनी जल्दी कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है एचआरडी की डायमेंशन। सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं जी कि एचआरडी की डायमेंशंस कहती क्या हैं। The notion of HRD dimensions is very complicated as it has inner connections with several approaches and has involvement of variables of multiple natures. इसका मतलब क्या है कि ये जो नोशन है HRD डायमेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि कई सारी जो अप्रोचेज हैं उनके अंदर इंटरकनेक्शन है, ठीक है। मान के चलो अप्रोच A B C है, तो उनके कुछ ना कुछ पॉइंट्स, A के कुछ पॉइंट्स, B के कुछ पॉइंट्स, C के कुछ पॉइंट्स एक दूसरे के अंदर इंटरकनेक्ट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। एंड हैज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ मल्टीपल नेचर्स, और उनके अंदर जो नेचर होता है ना, उनका जो नेचर होता है वो कई सारे चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। अब जैसे कि आप देख लो कि जैसे हमारे कपड़े सिले जाते हैं, हमारी जो बड़ी जो लेडीज़ होती हैं घर की, वो बुनती हैं कपड़ों को, है ना, तो वो भी एक थोड़ा सा इंटरकनेक्शन वाला ही सिस्टम है, बुना जाना है। बुनने में कुछ आइडिया होता नहीं है, पता नहीं हमें तो नहीं लगता, लेकिन वो पता नहीं कैसे बुन लेती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना इंटरकनेक्शन वाली, ये कॉम्प्लिकेट बनाती है सिस्टम को, और एचआरडी डायमेंशंस जो होती हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही होती हैं, क्योंकि उसके अंदर कई सारी अप्रोचेस का एक क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। In terms of building resources of an rural area, the dimensions of human resources develop are of primary importance. जो ह्यूमन, अगर हम एक बिल्डिंग के रिसोर्सेज की बात करें, मतलब या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपने अगर पिछले यूनिट में भी देखा हो तो हमारी 1-2 स्कीम्स ऐसी थी जिसके अंदर पैसा नहीं था, तो जिसकी वजह से हम लोगों को ट्रेन नहीं कर पाए थे, और जब ट्रेन नहीं कर पाए थे तो वो वाली पॉलिसी ही, वो वाला प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया था, फ्लॉप हो गया था, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें प्राइमरी, मतलब कि अगर हमें कोई भी रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, या फिर रूरल एरियाज़ में कुछ डेवलपमेंट करना है, या फिर अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होने की। Human resource development dimensions occupy the central position in geographical study of rural area. जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और जो उसके डायमेंशंस हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल पोजीशन, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं एक जियोग्राफिकल स्टडी के अंदर। जियोग्राफिकल स्टडी मतलब अगर हम एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज हमें डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए हो जो बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं, कहीं पे हमें चाहिए हो बहुत ज़्यादा जो फिजिकली काम लेते हैं, है ना, जिनकी बॉडी शॉडी बनी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। It is the basis upon which other kind of development for peace and prosperity of population of rural area depend. ये जैसे मैंने अभी बताया कि कहीं पे हो सकता है दिमाग से काम लेना पड़े, कहीं पे हो सकता है कि बॉडी वाले लोग चाहिए हो, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से कहीं पर पीस चाहिए होगी, कहीं पे प्रॉस्पेरिटी चाहिए होगी, या फिर कहीं पे कुछ और चाहिए होगा, तो उस हिसाब से हमें पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट की चीज़ें रख के ले चलनी पड़ती हैं।
और फिर उसके बाद आता है हमारा डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ, तो हम अब डायमेंशंस जो हैं उनको एक ईजीएस्ट तरीके से, एक तरीके से हम शोकेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि डायमेंशंस हमारी कौन कौन सी हैं। तो हमारी बेसिकली 4 ही डायमेंशंस हैं जो इस बार हम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है हेल्थ, फिर है एजुकेशन, फिर है स्किल डेवलपमेंट और लास्ट है ट्रेनिंग। चलिए सबसे पहले हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्थ है रेफर्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब क्या है कि ये जो है जो हेल्थ है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि इनसे मिलकर के एक तरीके से इंसान का जो है रिसोर्सेज वो मिलकर के बने हुए हैं। अगर हेल्थ नहीं होगी तो ह्यूमन रिसोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और आराम से जब सिंपल सी बात है, जब हमारे पास हेल्थ ही नहीं होगी, सेहत ही नहीं होगी, तो उसके बाद हमारी ह्यूमन रिसोर्स तो कहाँ ही होगी, है ना। इट स्टैंड्स फॉर साइज और नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट, एस्पेक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HRD। ये साइज, नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट, एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। Human report has considered health as dimension of population and stressed that assessment of it essential in progress of human resource development। अब क्या है कि हेल्थ का ना कंसिडरेशन जो किया गया है वो कई सारे तौर पे किया गया है, जैसे डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन पे किया गया है, स्ट्रेसिंग जो होती है उसके ऊपर किया गया है। तो इन चीज़ों के ऊपर एक असेसमेंट लिया गया है। असेसमेंट मतलब कि 10 लोग ले लिए, उनके ऊपर एक सर्वे कर लिया, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने एक प्रोग्रेस बना करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर डाला है कि लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और इस पॉपुलेशन की जो डायमेंशंस हैं वो इस तरीके से इतने हेल्थी होने चाहिए, ये वाली चीज़ है, ठीक है। कंसिस्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो है हेल्थ जो है ये फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही स्टैंड आउट करती है। तो अगर जहाँ पे भी हेल्थ आएगी तो वहाँ पे आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों की ही बातें करनी है, ठीक है। फिजिकल डायमेंशंस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बॉडी, इट कंपोजिशन, डेवलपमेंट, फंक्शंस एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो जैसे कि हमें फिजिकल पता है कि आप किस तरीके का तौर तरीके का खाना खा रहे हो, उसकी कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, मेंटेनेंस क्या है और ये वाली चीज़ है, ठीक है। मेंटल की बात करते हैं तो जैसे कि रेफर्स टू राइट फिट एंड हेल्थी क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ माइंड, मतलब कि सही किस तरीके से जो आपका दिमाग है वो सोचता है, काम करता है। हेल्थी क्रिएटिव एबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये वाली जो चीज़ें होती हैं मेंटल डायमेंशन के अंदर आती हैं। अब अगर मैं बताऊं तो आप जब हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं तो इंटरव्यूज़ के टाइम पे भी हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो हमारी जो होती है वो थिंकिंग प्रोसेस को पता करने के लिए होता है ना। हमारा सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक में भी सबसे पहला टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है और वो हमारी एक तरीके से मेंटल जो फिटनेस है, मेंटल हेल्थ जो है उसको चेकआउट करने के लिए होता है कि हम कितनी जल्दी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिजिकल के अंदर तो यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जब आप पुलिस वगैरह के लिए या फिर आर्मी के लिए जब आप रेडी आउट कर रहे होते हो तो उस टाइम पे फिजिकल डायमेंशंस जो होता है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट निकल के आता है, उसी बेसिस पे कई सारे रिजेक्शंस भी होते हैं। फिर उसके बाद आता है द मेंटल एंड फिजिकल डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन HRD। जो फिजिकल और मेंटल डायमेंशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं HRD के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के पास अगर मेंटली और फिजिकली अगर वो स्टेबल होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे तो वो वर्क आउटपुट बहुत अच्छे से दे पाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रूव होंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल विच इज फाउंड वेरिंग ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इसके अंदर क्या है कि लाइफ स्पैन जो चल रहा होता है इंडिविजुअल का, उसके हिसाब से कुछ स्टेजेस बना दी जाती हैं, डिफरेंट स्टेजेस बना दी जाती हैं और उसके बिहाफ पे आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर किया जाता है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपकी किस तरीके की है। अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी उस स्टेज के हिसाब से अप टू द मार्क होती है तो आपको जो है एक डायमेंशन जो आपकी बहुत अच्छी है, अगर बाई चांस आपकी लो जाती है तो आपकी डायमेंशन बेकार है, ऐसे ही यहाँ पे है। फिर उसके बाद है हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ HRD बिकॉज एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ प्रोमोट्स लर्निंग, इम्प्रूव्स स्टैमिना एंड इंक्रीजेज एनर्जी आउटपुट। जो हेल्थ है वो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है HRD का, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट जो है हेल्थ की वो प्रमोट करती है लर्निंग को। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं तो एप्टीट्यूड जो होते हैं उसके अंदर भी आप अच्छे आंसर्स जब भी दे सकते हो जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। तो जो आपकी ये वाली होती है या प्रमोट करती है लर्निंग को, आपका स्टैमिना जो होता है उसको इंप्रूव करती है और उसके अलावा जो आपका एनर्जी आउटपुट होता है उसको भी इंक्रीज करती है।
तो ये था हमारा पहला डायमेंशन हेल्थ का। फिर उसके बाद आती है जी हमारी सेकंड डायमेंशन, जिसका नाम है एजुकेशन। अब क्या होता है, ये भी जो स्टार्टिंग की 3 लाइनें हैं वो तीनों लाइनें सारे के सारे डायमेंशन के अंदर सेम रहेंगी। तो एक जगह याद कर लीजिए, आपको सब जगह याद हो जाएंगी। तो रेफर्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्टैंड्स फॉर साइज और नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट, एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन HRD। ठीक है, meant for enhancing, upgrading, improving and increasing status of mental और intellectual capability। अब ये जो होती है लर्निंग, जो होती है एजुकेशन जो होती है, वो हमारी मेंट करी जाती है एनहेंस करने के लिए। ठीक है, चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए मेंटल स्टेटस को, और फिर उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब हमें एक एजुकेशन मिलती है तो उसके बाद हम अपने अंदर जो हमारी सेल्फ बिलीफ होती है, एटिकेट्स होते हैं, उनको हम अपग्रेड करते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अपग्रेड करते हैं अपने अंदर। अपग्रेड कैसे करते हैं, अभी मान के चलिए कि मुझे 2+2 भी नहीं आता, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को एजुकेशन मिली, तो एजुकेशन मिली है तो अब मैं इंटीग्रेशन भी कर लेता हूँ, डिफरेंशिएशन भी कर लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी कर लेता हूँ, है ना। और बीटेक ने तो हमें पता नहीं क्या क्या सिखा दिया है, हमने पता नहीं क्या नहीं किया है, हमने डिटर्मिनेंट्स, उसके अलावा भी डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन भी किया हुआ है। और उसके अलावा हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करते हैं आप अपने आप के अंदर। कोई गलती करी है तो इम्प्रूव करी है। इंक्रीजिंग स्टेटस ऑफ मेंटल, जैसे हमारी एक तरीके से जब लोग जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद कहते हैं कि बॉडी के ऊपर आप जितना ज़्यादा वजन उठा सकते हो उतना ज़्यादा वजन उठाइए, सो दैट आपकी जो बॉडी है वो पुश करे। ठीक है, आपकी बॉडी पे ज़्यादा जल्दी असर दिखेगा। तो वैसे ही मेंटली भी होता है, जब हम मेंटली एजुकेशन को अपने आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, एजुकेशन को जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा ब्रेन होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, एंड जिसकी वजह से वो पुल करता है, ब्रेन अपने आप को पुल करता है, और जो हमारी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेटर होती हैं टाइम टू टाइम। अब अगर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें आती है लर्निंग, आती है हमारी मेमोरी, आती है रीजनिंग, आती है थिंकिंग, आती है कंप्लीटनेस, आती है एक्सेट्रा। लर्निंग हमें पता है याद करना, मेमोरी मतलब कि ज़्यादा देर तक याद रखना, ज़्यादा टाइम तक याद रखना, रीजनिंग हर एक चीज़ का कारण देना, ये आपने एप्टीट्यूड में ज़रूर देखा होगा। सोचना, compete करना, लोगों से कंपेयर करना, compete मतलब कि फाइट करना। ठीक है, फाइट करना किसमें, कंपटीशन करना। ठीक है, चलिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर रेजिंग एंड डेवलपिंग नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको एक रेजिंग होती है। आपकी रेजिंग मतलब आपको एक उठाव मिलता है कि आप जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज, मतलब मैं आपको बताऊं कि आपको एक वो मिलता है, रेजिंग होती है आपकी, उठते हो आप डेवलप करते हो अपने आप को, नॉलेज को डेवलप करते हो, स्किल्स को डेवलप करते हो, टैलेंट को करते हो, आपका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। अब मान के चलो जब आप छोटे थे तो जब आपके अंदर एटीट्यूड अलग था, लेकिन अब वो टाइम के साथ एटीट्यूड अलग होता है, लेकिन अब एक ही लोग हैं। अब मान के चलिए आप हैं और आपके एक रिश्तेदार का बेटा है। ठीक है, आप ग्रेटर नोएडा की किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और वो अमेरिका से पढ़ के आया है, हाँ, तो आप दोनों को जो एटीट्यूड होगा वो चेंज होगा। तो एजुकेशन जो होती है वो एक एटीट्यूड बिल्डिंग भी करती है। जो अमेरिका वाला होगा उसका एटीट्यूड सिंपली ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि अरे मैं तो अमेरिका से पढ़ के आया हूँ, राइट। अवेयरनेस भी एक बनाती है कि हमें जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं, ये वाली चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये क्वालिटेटिव होती है, मतलब ये क्वालिटी जो होती है इसको इम्प्रूवाइज करने में हेल्प आउट करती है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। इट एनहांसेस नॉलेज, स्किल्स, एनर्जीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स एक्सेट्रा। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा थर्ड, आती है हमारी स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के अंदर वैसे ही 3 पॉइंट्स जो है हमारे सेम है। चौथा पॉइंट आता है कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस। ये आप फॉर्मल या फिर नॉन फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस से भी ले सकते हो। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या, फॉर्मल मतलब आप किसी ट्रेनर को रखो, आप उससे लो, या फिर आप खुद से भी सीख सकते हो, खुद से भी स्किल ले सकते हो। अब मान के चलिए लेट से, अब स्किल एक मैं ले लेता हूँ, साइकिल चलाना एक स्किल है, तो उसके लिए आपने ज़रूर एक ट्रेनर रखा था या बिना ट्रेनर के कर दिया था? भैया मैंने तो बिना ट्रेनर के किया था।
तो अब क्या था कि साइकिल जब चलाई जाती है तो उसके लिए कुछ लोग जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो रखेंगे, फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस को अपनाएंगे, जिसके अंदर एक ट्रेनर होगा, वो बाकायदा बताएगा ऐसे बैठना है आपको, ऐसे चलानी है। और एक नॉन फॉर्मल होता है, भैया अपने घुटने तोड़वाओ, अपने हाथ तोड़वाओ, स्क्रैचेस वगैरह लगाओ, चोट वगैरह लगाओ और उसके बाद साइकिल सीख जाओ, है ना। तो ये दो तरीके से आप स्किल, ये भी एक स्किल है और ये स्किल डेवलपमेंट होती है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका डेवलप किया जाता है इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को भी बिल्डअप किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वालिटेटिव डायमेंशन होती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज डेवलप करने के लिए, टैलेंट इंप्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, अदर क्रिएटिविटी एंड एबिलिटीज़। लास्ट हमारा जो डायमेंशन आता है वो आती है ट्रेनिंग की, और इसके अंदर जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल डिट्टो सेम है। फिर से ये वाली जो है ये भी एक क्वालिटेटिव डायमेंशन ही है। हेल्प्स टू डेवलप एक्सपीरियंस, नॉलेज, टैलेंट्स। बस इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। इसके अंदर हमें अनुभव होना चाहिए कि हमें किस तरीके से किस चीज़ को करना है, जिससे हम दूसरे को भी ट्रेन कर पाएँ। कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस, ये भी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस से हो सकता है। चलिए जी, फिर उसके बाद आता है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एप्स को यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और दोस्तों प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, भाई को डीमोटिवेशन होता है, ठीक है। यार सब्सक्राइब कर दो अभी यार प्लीज़, बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना, नई वीडियो जैसी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो, एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक एम्यूनिटीज़ की अगर हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, सैनिटेशन, बिजली, हाउसिंग, ड्रेनेज, ये वो वाली चीज़ें हैं जो हर एक इंसान को चाहिए होती हैं जीने के लिए। अगर ये वाली चीज़ें, पीने का पानी नहीं होगा तो इंसान वैसे ही नहीं बटलेगा, सैनिटेशन नहीं होगा तो इंसान बीमार पड़ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो लग्जरीज नहीं चलेंगी, जो आपकी सुख सुविधाएं हैं वो नहीं होंगी, हाउसिंग नहीं होगी तो आप ठंड से नहीं बचोगे, बारिश से नहीं बचोगे, ठीक है, बीमार पड़ जाओगे, निपट जाओगे। ड्रेनेज नहीं होगा तो वो पानी जो है, वो गंदा पानी जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा एंड वहीं से वही उसी एरिया में वो गंदगी फैलानी चालू कर देगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। हेल्प्स टू एंड्योर बेटर हेल्थ, ये जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होती है इनकी मदद से जो होता है हमारी बेटर हेल्थ होने लगती है, एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होने लगता है और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए कई सारी कंपनीज जो हैं वो खड़ी हो गई हैं, कई सारे वर्कर्स लगा रखे हैं उन्होंने, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए लेके के आई ही है। इन इंडिया सेवरल इनिशिएटिव्स, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव एम्यूनिटीज़, इंडिया में कई सारे इनिशिएटिव होते हैं, प्लान बनाए जाते हैं जिससे कि जो इम्प्रूव करे जा सके एम्यूनिटीज़ को, लेकिन कितने रन करते हैं वो तो भगवान ही जानता है। द भारत निर्माण वॉज लॉन्च्ड, एक प्रोग्राम था, एक स्कीम थी भारत निर्माण, वो लॉन्च की गई थी अंडर एक्शन इन इरिगेशन, रोड, हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी। और ये जो भारत निर्माण जो थी, ये जो स्कीम थी, ये लॉन्च की गई थी किन किन चीज़ों के लिए, इरिगेशन के लिए, रोड के लिए, हाउसिंग के लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए ये वो करी गई थी, लॉन्च करी गई थी। प्रोविजन फॉर अर्बन एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, ये एक प्रोविज़न जो था अर्बन एम्यूनिटीज़ के लिए, वो भी टू रूरल एरियाज़ के लिए लॉन्च किया गया था पूरा, इसे बोला जाता है पूरा, ठीक है। फॉलोइंग एम्यूनिटीज़ नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, अब कौन कौन सी एम्यूनिटीज़ थी जिनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाना है, थोड़ा नहीं बहुत इम्प्रूव किया जाना है। सबसे पहला है एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, दूसरा है एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज़, क्वालिटी हाउसिंग, ड्रेनेज अरेंजमेंट्स। तो ये वाली हमारी हैं बेसिक एम्यूनिटीज़ जो हमारी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लास्ट सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन के अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज रिसोर्स, इसके अंदर हम सबसे पहले लोगों का रोल समझते हैं कि लोगों का रोल है क्या रिसोर्स की तरह पे। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर, मतलब पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं वो बहुत चीज़ों पे अंतर पे होते हैं, ठीक है। अंतर पे मतलब कि उन लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, आप कह सकते हो एक तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग तरीके के जो होते हैं वो लोग दुनिया में पाए जाते हैं। किसी की एज अलग होगी, एज भी सबकी अलग होती है ज़्यादातर, सेक्स सबका अलग होगा, मेल फीमेल,
या फिर नॉन कैटेगरी, नॉट एप्लीकेबल। लिटरेसी लेवल, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम ना सेक्स मेल और फीमेल ही लेने वाले हैं, ठीक है। लिटरेसी लेवल क्या होगा हमारा, लिटरेसी लेवल कितने पढ़े हुए हैं। हेल्थ कंडीशन कैसी है, अच्छी, बुरी, बहुत अच्छी, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम लेवल क्या है। तो इन ये जो कुछ कंडीशंस हैं जिनके भी आप पर लोगों को एक डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑफ पीपल। ये जो है ये एसेंशियल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके के हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बना हुआ है, या किस तरीके का बना होना चाहिए, या फिर किस तरीके का है इस टाइम पर, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये स्टडी करने का काम आता है पॉपुलेशन को, बस। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स। सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, किस एज ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं, और कैसी उनकी हालत है, मतलब हेल्थ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो हमें है ये पॉपुलेशन कंपोजिशन बताती है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट पॉपुलेशन पिरामिड, ऑल्सो एन एज सेक्स पिरामिड। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको दो चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आपको पॉपुलेशन पिरामिड पूछा जा सकता है या फिर एज सेक्स पिरामिड पूछा जा सकता है। तो भैया समझ जाना दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अब क्या होता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन के ऊपर आपको एक पिरामिड बनाने के लिए आता है जिसे हम पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं या फिर एज सेक्स पिरामिड कहते हैं। अब अगर हम पॉपुलेशन, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का पॉपुलेशन पिरामिड, इसको देख लेते हैं फटाफट से। ये ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन होती है, मतलब इसके अंदर हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि किस एज के ग्रुप के पीपल कितने हैं कितने नहीं हैं। मतलब एक तरीके से जैसे हम जैसे हम छोटी क्लासेस में थे तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे ना, तो उसमें हम ये देखते थे कि अच्छा इस कंपनी ने इस साल इतना कमाया है, इस कंपनी ने इस साल इतनी सेल करी है। वैसे ही यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एज और सेक्स के बिहाफ पर कितनी पॉपुलेशन मेल में है कितनी फीमेल में है, और उन लोगों का एक कंपैरिजन किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे इंडिया में किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो होता है ये एक स्टोरी बता देता है लोगों की कि किस टाइप के लोग जो है इस कंट्री के अंदर रहते हैं। जो 15 साल के छोटे बच्चे होंगे वो बॉटम में होंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे जन्म को, ठीक है। वो अभी हम देखने वाले हैं पिरामिड को, तब आप समझ जाओगे। जो लोग 65 से ऊपर के होते हैं उनको टॉप पे शो किया जाता है और उनके आगे मतलब वो डेथ भी शो करता है, ठीक है। 65 से अबव जाने के बाद डेथ्स भी वो रिफ्लेक्ट करता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई एज बिट ट्रिपली नैरो, ओके। अगर बाई चांस आप मान के चलो कि एक कंट्री है जिसके अंदर बर्थ और डेथ जो है उनके रेट जो है बहुत ज़्यादा आई हैं, तो जो सबसे नीचे का जो तला होगा उस ग्राफ का वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा और जो टिप होगी वो बहुत ज़्यादा नैरो होगी, ठीक है। क्योंकि जो जैसे 65 क्रॉस होगा तो डेथ का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, तो टिप जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे, लोग कम हो जाएंगे, तो जैसे रॉकेट की नोक होती है आगे की वैसे ही टिप हो जाएगी। दिस इज बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई, रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स एंड देयर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी यही है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं तो नीचे का जो चीज़ है वो ब्रॉड हो जाएगी, मतलब नीचे का जो ग्राफ है वो ब्रॉड हो जाएगा, और जो वो बच्चे हैं जैसे जवान होने लगेंगे तो बीच का जो पार्ट है वो भी ब्रॉड होने लगेगा। और लेकिन जो क्या होता है जैसे ही लोग बूढ़े होने लगते हैं तो मरने लगते हैं तो उनकी जो एग्जिस्टेंस होगी वो खत्म हो जाएगी, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो टिप जो है वो नैरो हो जाएगी, ठीक है। दिस कैन बी सीन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, इस जगह आपकी लिखी जाएगी एज पूरी की पूरी, इस साइड पे लिखी जाएगी आपकी परसेंटेज पूरी की पूरी, इधर आ जाएंगे आपकी फीमेल्स, इधर आ जाएंगे आपके मेल्स, इधर जो है 15 से 19 मतलब 15 साल से छोटे छोटे लोगों के लिए ये नीचे का ग्राफ आप लिखोगे, इससे यहाँ तक 65 का लिखोगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे डेथ भी इंडिकेट हो जाएगी और यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स भी आ जाएंगे। ये ग्राफ बनाना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 4 का फुल एक्सप्लेनेशन। होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कोई सजेशन हो, कोई ये वाला आपको आइडिया कैसा लगा कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं।
तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और नोट्स डाउनलोड करने का लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में ही है, आप वहाँ से आराम से कर सकते हो। हमारे नए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।